नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि IAS की मुख्य परीक्षा बीते दिनों आयोजित की गई थी और इसके कॉन्टेक्स्ट में आज की चर्चा में हम लोग IAS मुख्य परीक्षा में GS के पेपर 1 में जो सोशल इश्यूज यानी कि सामाजिक मुद्दे से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे उस पर बातचीत करेंगे और यहाँ पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सवाल हैं इनका अप्रोच कैसा रहा और इसमें जो उत्तर होना चाहिए, जो इसका एक कहा जा सकता है कि जो ढांचा होना चाहिए, जो इसका मॉडल आंसर होना चाहिए, वो क्या कुछ होना चाहिए। साथ ही आज की चर्चा में हम इस पर भी विचार करेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग का अभ्यास करने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाले समय में जब भी IAS की मुख्य परीक्षा में अपीयर हों तो आप इस आधार पर वहाँ पर अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर सकें, है कि नहीं। तो आज की चर्चा में हम शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो कि IAS मेंस 2022 में सोशल इशू वाले खंड में पूछा गया है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं, एक एक करके हर एक सवाल को हम देखेंगे कि ये सवाल जो हैं सामाजिक मुद्दे वाले खंड से पूछा गया है और इसके आधार पर इसके जो डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो GS का पेपर 1 है ना, GS का पेपर 1 जो है इसमें 3 खंड के बारे में सामान्य तौर पर पढ़ना होता है, ठीक है। एक है कला संस्कृति और इतिहास। इतिहास में भी आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि 1750 और उसके बाद से लेकर करके भारत की स्वतंत्रता तक, और भारत की स्वतंत्रता के बाद लगभग 1964 तक की जो घटनाएं रही हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ना होता है इतिहास के स्तर पर, और साथ ही विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। ये हमारे लिए भी चर्चा का विषय नहीं है, इसमें बहुत अधिक डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल ये समझ लीजिए, एक फ्रेम आपके दिमाग में होना चाहिए। आप में से जो भी विद्यार्थी IAS की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस बात का इल्म होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भाई जो मुख्य परीक्षा होती है IAS की, इसमें जो GS का पेपर होता है उसका पैटर्न मोटे तौर पर क्या होता है ना। दूसरा जो खंड होता है ये होता है भूगोल का, और इस भूगोल के खंड में दोस्तों विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों के बारे में ही पढ़ना होता है, दोनों से ही संबंधित इसमें सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर। तीसरा जो खंड होता है वह होता है, यहाँ पर मैं भूगोल थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, है ना। भूगोल, ओके। तीसरा जो खंड होता है वो होता है सामाजिक मुद्दे, है ना। सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू जिसे कहते हैं, सोशल इशूज। ये जो सामाजिक मुद्दे का खंड है होता है, यह भारत के समाज से संबंधित यह विषय होता है, और इसमें भारत के समाज के अंतर्गत जो भी गतिविधियां चल रही हैं, भारतीय समाज की जो प्रकृति है, जो संस्कृति है यहाँ की, इसके आधार पर सवाल बनाए जाते हैं। क्लियर। तो आज हम जब डिस्कशन करने वाले हैं, हम इसी खंड से संबंधित जो सवाल इस बार पूछे गए हैं IAS के मेंस एग्जामिनेशन में, उसी के कंटेक्स्ट में हम एक एक कर बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन और मूल्यांकन कीजिए। क्लियर। देखो, सवाल जब भी हम पढ़ते हैं IAS के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और उसके बारे में हम उत्तर टटोलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये GS के सभी पेपर के लिए समान रूप से लागू होता है। क्या लागू होता है? पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसको समझिए, उसके बारे में जानिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सवाल को देखते हैं तो जो इस सवाल में कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कहने का मतलब कि जिस शब्द के आधार पर वह सवाल पूरा का पूरा उसी कीवर्ड के अंतर्गत वह सवाल पूरा का पूरा घूम रहा है, वही जो है पूरे सवाल का कीवर्ड माना जाता है ना। यदि हम इस कीवर्ड को समझ गए तो फिर हम इसके आधार पर हम उत्तर लिख सकते हैं, और जो पूछा जा रहा है उसके आधार पर हम उत्तर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूछा जा रहा है कुछ और हम समझ रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं कुछ, तो ये तारतम्यता फिर भंग हो जाती है
है कि नहीं। जबकि यहाँ पर तारतम्यता बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी संकेतित कर देना चाहूँगा कि देखो परीक्षा में होता ये है, जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, प्री का जो एग्जामिनेशन होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें तो बबल्स हैं, है ना। उसमें आपका जो मूल्यांकन है, आपके प्रश्नों का मूल्यांकन कौन करता है, तो कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था जो होती है उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। जबकि मुख्य परीक्षा में जो आपका मूल्यांकन किया जाता है, एक व्यक्ति, एक जो परीक्षक है, एक जो एग्जामिनर है, वह मूल्यांकन करता है कि बच्चे ने क्या लिखा है, क्या पूछा गया है और किस हिसाब से उसने इसका उत्तर लिखा है ना। सही तरीके से लिखा है, गलत तरीके से लिखा है, संपूर्ण उत्तर लिखा है या फिर उत्तर में कुछ अधूरापन है, ये सारी बातें इसमें देखी जाती हैं। तो आपके और परीक्षक के बीच में जो उत्तर पुस्तिका होती है, जो आंसर आपने लिखा होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि प्रश्न में जो पूछा जा रहा है आपने वही लिखा है और ये बात परीक्षक को समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो ये जो तारतम्यता है, जब ये तारतम्यता बेहतर होती है तब फिर इससे आपका जो आंसर है वो और बेहतर होता है और उसके आधार पर आपको जो मार्क्स मिलता है वो बेहतर मिलता है। क्लियर। चलिए, यहाँ तक तो एक मोटे तौर पर जो जनरलाइज्ड बातें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं और इसके आधार पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं अपने घरों में। जहां तक बात आती है इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करने हैं। ठीक है, छानबीन करना है यानी कि चेक करना है क्या स्थिति है और साथ ही इसका मूल्यांकन भी करना है ना। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, है ना। यही तो होता है ना मूल्यांकन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, जिस आधार पर पूछा जा रहा है, जिस बेस पर पूछा जा रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर। यहाँ पर वर्णन करने के लिए नहीं कहा गया है, डिस्क्राइब नहीं करना है, बल्कि छानबीन करना है और मूल्यांकन करना है। छानबीन करना का मतलब जांच पड़ताल करना कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। मूल्यांकन करना का मतलब सही जो स्थिति है, पूरी की पूरी जो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति को स्पष्ट तौर पर रख देना। क्लियर। तब हम जब देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, तो वर्क फ्रॉम होम जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कीवर्ड के तौर पर आ जाता है और साथ ही पारिवारिक संबंध के संदर्भ में इसकी बात की जा रही है ना। यहाँ पर आपकी नौकरी के संदर्भ में वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं की जा रही। जो भी व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम में काम करता है या फिर कर रहा होगा कोविड-19 दौर में, तो उसकी नौकरी के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की जा रही है ना। पारिवारिक संबंध के कॉन्टेक्स्ट में वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है और इसी के आधार पर हम इस सवाल को टटोलेंगे। यह सवाल जो है दोस्तों पूछा गया था 150 शब्द में और यह 10 मार्क्स का सवाल था, है ना। अब इसे थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। देखो, जब हम वर्क फ्रॉम होम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हर एक प्रश्न में जो भी आप प्रश्न का उत्तर देते हैं जीएस पेपर में या फिर ऑप्शनल पेपर में भी, तो उस प्रश्न के उत्तर में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। 3 चीजों में पहला जो होता है वो होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी, है ना, यानी कि कंटेंट, सामग्री। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है निष्कर्ष। क्लियर। ये जो 3 खंड हैं, किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है उसको एक ढांचा देते हैं, है कि नहीं। तो इसी के आधार पर हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास आप कीजिए। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक संकेत करूंगा कि परिचय किस तरीके से होना चाहिए किसी इस वाले प्रश्न का, इसमें सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और इसका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, ये मैं आपको संकेतित करूंगा ताकि आप अच्छे से उत्तर लिख सकें और इसके आधार पर आप अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल है ना, जो कौशलता है, जो कुशलता है आंसर राइटिंग की, उत्तर को लिखने की, वह आप और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम के कॉन्टेक्स्ट में पारिवारिक संबंध की जो स्थिति रही है वो क्या कुछ रही है, उसकी छानबीन करनी है और उसका मूल्यांकन जब करना है, तो यहाँ पर ये पहली बात आपको परिचय के स्तर पर लिखना चाहिए कि
कोविड-19 महामारी का जो दौर था, 2 वर्षों का लगभग यह दौर रहा था और उस दौरान वर्क फ्रॉम होम की प्रवृत्ति व्यापक स्तर पर देखी गई थी। ठीक है, और इस संदर्भ में, वर्क फ्रॉम होम के संदर्भ में पारिवारिक संबंध निश्चित तौर पर सकारात्मक और नकारात्मक तौर पर प्रभावित हुए। तो इससे जो है परीक्षक को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि बच्चा वर्क फ्रॉम होम का जो आशय है वह समझ रहा है। साथ ही यह जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वह यह भी समझ रहा है कि पारिवारिक संबंध की जो स्थिति रही थी वर्क फ्रॉम होम के दौरान, इस टेंडेंसी के दौरान, इस कंटेक्स्ट में, वह पॉजिटिव भी रही है और नेगेटिव भी रही है। तब वह इस बात को भी समझ लेगा। कौन समझ लेगा? तो जो परीक्षक है वो समझ लेगा कि ये जो है मूल्यांकन करेगा, है ना। यदि आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो फिर परीक्षक को लगेगा कि पता नहीं बच्चे ने प्रश्न को समझा भी है या नहीं समझा है ना। तो यहाँ पर सबसे अधिक जरूरी है कि जब भी हम उत्तर की शुरुआत करें तो उत्तर की शुरुआत में, परिचय के दौरान जब हम उत्तर की शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसके बारे में प्रश्न को एक तरीके से समझा दें कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, मैंने ये समझ लिया है। जब हम समझ गए हैं तो हम उसके हिसाब से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसको आप परिचय के आधार पर इस तरीके से लिख सकते हैं। देन फिर जो सेकंड स्टेज आता है सामग्री, कंटेंट के स्तर पर, तो फिर आप यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में किस तरीके से प्रभावित हुआ है यह पारिवारिक संबंध और नेगेटिव एस्पेक्ट पर कैसे प्रभावित हुआ है, इसके संदर्भ में आपको बताना होगा। तो जहाँ तक बात है पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो यहाँ पर कुछ मैंने डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला जो है यहाँ पर सकारात्मक स्तर पर लिखिएगा। यहाँ पर बीच में ही मैंने यहाँ पर अभी शॉर्टकट अपनाया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन दे दिया है। आप जब इस तरीके से कभी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो बीच में सकारात्मक स्तर पर प्रभाव और नकारात्मक स्तर प्रभाव इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। सकारात्मक और नकारात्मक, है ना, ताकि जो परीक्षक है, परीक्षक को ये जानकारी हो कि अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो घरेलू काम में साझेदारी की स्थिति देखी गई थी वर्क फ्रॉम होम के दौरान में। जो भी लोग, चाहे वो पुरुष कामगार हों चाहे वो स्त्री कामगार हों, जो भी एम्प्लॉइज थे, जो भी वर्कर्स थे, वो यदि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में थे तो ऐसे में ये देखा गया कि घरेलू काम में पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। इससे जो एक अलगाव की स्थिति बनी रहती थी पुरुष और स्त्री के बीच में, एक जो पहले कहा जाता था कि जो पुरुष व्यक्ति है अपने घर में वह केवल बाहर में ही नौकरी करता है, घर में वो केवल आराम करता है, यह जो एक धारणा थी, इस धारणा को समाप्त करने में इस दौरान मदद मिली। और इस दौरान ये देखा गया कि कई लोगों ने अपने घर में, अपने घर की जो महिलाएं हैं उनके साथ मिल करके घरेलू काम में हाथ बटाया। और कई जगहों पर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने वीडियो वगैरह भी वायरल किया था ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हम सब मिल करके इसमें भूमिका निभा रहे हैं और इस संकट के दौर में हम सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय एकजुटता की बहुत अधिक जरूरत थी, है कि नहीं। और इससे जो है पारिवारिक एकजुटता का एक दर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये बात को समझा सकते हैं। दूसरा, पारिवारिक दूरियों में कमी देखी गई। जाहिर सी बात है, जब लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस में रहते हैं, सामान्य तौर पर होता यह है कि लोग अपने समय से बाहर चले जाते हैं, अपने कार्यालय चले जाते हैं, उसके बाद घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है घर की, उससे लोग दूर रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बनी थी और एक लंबे समय तक बनी थी, है कि नहीं, ऐसा नहीं था कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह की, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, कई ऐसी कंपनियां थी, कई ऐसे कार्यालय थे, निजी और सरकारी दोनों कार्यालयों की बात चल रही है ना। दोनों स्तरों पर कई ऐसी जगहें थी जहां पर कि वर्क फ्रॉम होम में लंबे समय तक काम होता रहा और इस दौरान जो है पारिवारिक दूरियों में कमी देखी गई। यह एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा पारिवारिक संबंध के स्तर पर। साथ ही संयुक्त परिवार का महत्व इस दौरान दिखा था, है ना। जाहिर सी बात है कि जो भी लोग
एक लंबे समय से अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने घर से दूर रह रहे थे, वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, कहीं पर वो काम कर रहे हैं, कल कारखाने में काम कर रहे हैं। तो कोविड महामारी के दौरान जो स्थिति थी वह तो बिल्कुल ही बंदी वाली स्थिति थी, है कि नहीं। तो ऐसे में लोग अपने घर वापस चले गए थे और घर वापस जा कर के वर्क फ्रॉम होम में स्थिति को अपना रहे थे, है कि नहीं। तो इस लिहाज से जो एक अकेलापन जीवन में आ गया था, एक न्यूक्लियर फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट पूरे भारतीय समाज में प्रसारित हो चुका है, इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट वह फिर से जो है नए रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी लोग बाहर रह रहे थे वो अपने परिवार के साथ में वापस घर चले गए, गांव घर में रह करके वहाँ पर लोगों के साथ मिलते जुलते थे और साथ ही अपने घर के परिवारों के साथ भी एक समय बिताते थे, लंबा समय बिताते थे। तो इस लिहाज से संयुक्त परिवार का महत्व इस दौरान देखने को मिला। इसके साथ ही परिवार के वरिष्ठ जनों की देखभाल में भी इस दौरान मदद मिली, है ना। जाहिर सी बात है, लोग घर से काम कर रहे हैं तो फिर जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कोई भी ज़रूरत है तो तुरंत में उसको फुलफिल किया जा सकता है कि नहीं। और जो भी व्यक्ति अपने घर से बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर रह रहा था, वो भी यदि अपने घर में चला गया है तो फिर अब उनके माता पिता को इस बात की चिंता नहीं है कि यदि मैं बीमार पड़ जाऊं, यदि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो इसकी पूर्ति कैसे होगी, है ना। तो ऐसे में यह जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, यह महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर देखा जा सकता है कि परिवार के वरिष्ठ जनों की देखभाल अच्छे से की जाने लगी। अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बच्चों की देखभाल भी सही तरीके से होने लगी, है कि नहीं। टियर 2 और बड़े शहरों में क्या स्थिति है, वर्तमान में यही देखा जाता है कि पति पत्नी जब रोजगार करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उनके बच्चे डे केयर में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनकी बात खास कर की जा रही है। और कोविड-19 महामारी के दौरान में यह देखा गया कि जब वर्क फ्रॉम होम की टेंडेंसी बनी तो फिर ऐसे में बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से की जाने लगी। डे केयर का जो एक प्रचलन था, डे केयर के प्रचलन को मिटिगेट किया गया, थोड़ा सा उसमें कमी आई। इस लिहाज से जो है यहाँ पर बच्चों की देखभाल को और सकारात्मक तरीके से देखा गया और इससे जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के नज़दीक आने लगे और उनके साथ खेलने कूदने लगे, है ना। तो इससे जो आपसी व्यवहार है, आपसी जो संबंध है, माता पिता और बच्चों के बीच का जो संबंध है वह और बेहतर होता रहा, है कि नहीं। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, माता पिता अलग कहीं किसी काम में लगे हुए हैं, इंगेज्ड हैं, ऑफिस के काम में वो इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में उनका एक बेहतर जो समय है बच्चों के साथ बीता और इस लिहाज से बच्चों को भी लगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, है कि नहीं। तो इस लिहाज से ये जो यहाँ पर एक कुंठा की स्थिति बन सकती थी बच्चों में, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर चल रहा था इसमें बच्चों के लिए अकेलापन की स्थिति सबसे ज़्यादा देखी जा रही थी, है कि नहीं। क्योंकि बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा रहे थे, है ना। और ऐसे में जब उनके माता पिता उनके साथ में थे तो उनको एक सपोर्ट मिला, एक समर्थन मिला। और इस लिहाज से यहाँ पर बच्चों के लिए एक जो स्थिति थी वर्क फ्रॉम होम की, वह एक तरीके से कह सकते हैं कि वरदान के तौर पर साबित हुई। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का जो एक सकारात्मक पक्ष है उसके स्तर पर समझ सकते हैं और उसके आधार पर आप चीज़ों को लिख सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। आगे यदि हम देखें कि भाई नकारात्मक पक्ष भी इससे कुछ जुड़ा हुआ है, वो क्या कुछ जुड़ा हुआ है, तो पहला तो यहाँ पर एक ये निकल कर सामने आता है कि जो घरेलू हिंसा की कुछ स्थितियां हैं ये भी देखी गई हैं, है ना। सब कुछ बिल्कुल ही परफेक्ट तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां दिख जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं जिस पर सोचना पड़ जाता है। और इसी में से एक यह स्थिति है कि घरेलू हिंसा की शिकायत भी देखी गई, है ना। जो भी लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं वो किसी भी स्तर पर जो है सुधरते नहीं हैं और इस कारण जो समाज है, समाज पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा की भी कुछ शिकायतें देखी गई, समाचार में भी ऐसी शिकायतें आई और इस लिहाज से एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखा गया कि भाई जो व्यक्ति
यदि लंबे समय तक ऑफिस में रहता था, वह अब घर में रहने लगा है, तो यदि अपनी पत्नी के साथ में या फिर अपने घर की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ में यदि किसी भी स्तर पर उसका दुर्व्यवहार होता है, तो वह जो है तो पुरुषवादी जो एक कुंठा है वह हावी होने लगती है, और इसका परिणाम होता है घरेलू हिंसा के तौर पर, है कि नहीं। तो यह एक निगेटिव इम्पैक्ट के तौर पर देखा गया, और साथ ही काम का प्रबंधन करने में भी कुछ परेशानियां देखी गई, है ना। जहां एक तरफ घर का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का काम आया हुआ है। ऑफिस का जो काम है वो भी जल्दी करके देना है, और घर का माहौल है उसके साथ भी हमें मैनेजमेंट करना है, ताकि किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत ना हो। तो यह जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन में भी कमी देखने को मिली। साथ ही एक अविश्वास की स्थिति भी, यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि कर्मचारी और नियोक्ता, है ना, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में एक अविश्वास की स्थिति भी देखी गई, है ना, अविश्वास की स्थिति। इसका यह भी एक निगेटिव इम्पैक्ट में है ना, क्योंकि भाई जब कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, कार्यालय में रह करके काम कर रहा है, तो जो नियोक्ता है, जो उसका बॉस है, इमीडिएट बॉस है, या फिर जो उसका सुपर बॉस है, वो उसको किसी भी स्तर पर देख रहा है, मीटिंग कर रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो वह मॉनिटरिंग कर रहा है सही तरीके से, यह व्यक्ति क्या काम कर रहा है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में ऐसी संभावनाएं देखी गई कि जो नियोक्ता है उसको विश्वास नहीं होता था कि, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सभी जगह यही स्थिति थी, बस एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसी भी स्थितियां रही है कि नहीं। तो नियोक्ता जो होता है उसको अविश्वास की स्थिति भी पैदा हो जा सकती है कि मैंने जो इस व्यक्ति को काम दिया, वह इसने सही समय से सही मात्रा में पूरा करके नहीं दिया। यदि ये ऑफिस में रहता तो कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको फुलफिल करता। तो यह एक अविश्वास की जो भावना है, यह भावना भी इस दौरान पनपी है कि नहीं। साथ ही कुछ न कुछ स्तर पर गुणवत्ता की स्थिति में भी गिरावट देखी गई है। कई बार ऐसी भी स्थितियां बनी हैं कि घर से काम करने और ऑफिस से काम करने के बीच में जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है, वह क्वालिटेटिव डिफरेंस कहीं ज़्यादा हुआ है। तो ये सब जो अंतर हैं वो यहाँ पर नकारात्मक स्तर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको यही बताऊंगा कि चूंकि पारिवारिक संबंध के स्तर पर बात चल रही है, तो हम इसे पूरे तौर पर पारिवारिक संबंध के स्तर पर ही इसको रखेंगे, इसे हम इससे विषयांतर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी जो मैंने आपको बात कही है ना कि अविश्वास की स्थिति, इसको भी आप अपने पारिवारिक संबंध से ही जोड़ करके लिख सकते हैं कि भाई जब कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में एक अविश्वास की भावना पनपती है, तो उससे कर्मचारी के मन में क्या होता है, कुंठा की भावना आती है, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, तो परिवार में जो लोग हैं उस पर पड़ सकता है ना। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आप यदि वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे होते हैं, और फिर आपका जो सुपर बॉस है या फिर आपका जो इमीडिएट बॉस है, वो उसके साथ आपका एक आर्गुमेंट हो गया, एक बहस हो गई फ़ोन पर कि भाई आपको जो काम दिया गया था वो आपने सही समय से पूरा नहीं किया, इससे हमें बहुत घाटा हुआ। जबकि आपने तर्क दिया कि नहीं, आपने जो काम दिया था उसके हिसाब से मैंने कहीं ज़्यादा समय लगाया, और इस कारण से आपका जो तर्क है वो सही नहीं है। तो यह जो बहस की स्थिति है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है ना पारिवारिक माहौल पे, क्योंकि आप तो ऑफिस जा नहीं रहे हैं, आप घर में ही हैं। आपके मन में एक कुंठा की भावना आ रही है कि मेरा जो बॉस है, मेरा जो कार्यालय है, वह मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बाकी के जो परिवार के सदस्य उनको, क्योंकि आप उनके साथ भी सही तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो उनके साथ में बुरा बर्ताव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति भी इस दौरान देखी गई। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, इन सभी को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सारे जो कंटेंट है और इसके आधार पर जो मैंने आपको इलेबोरेट किया, 10 नंबर का यह जो सवाल है या फिर 150 शब्दों में जो उत्तर देना है, उसको आप इस आधार पर बहुत ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सोशल इशू में किस तरीके से पूछा गया है, उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि उपभोक्ता संस्कृति, है ना, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में
नव मध्य वर्ग के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह संबंधित है? 150 शब्दों में इसका भी उत्तर देना था और यह भी 10 मार्क्स का ही सवाल था। क्लियर? तो यहां पर फिर से हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रश्न आप देखें, अभ्यास करने के दौरान इसका जब आप ध्यान रखेंगे तो ही आप ये हमेशा आप रूटीन में इसको ले आएंगे। जब ये आपकी रूटीन में आ जाएगा तो फिर आपको उत्तर लिखने में हमेशा सहजता होगी, दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को जब हम समझेंगे तभी आप उसका उत्तर सही अप्रोच के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज उत्तर जो है विषयांतर हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि लिखने के क्रम में फ्लो में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि पूछा क्या गया है और हम बता क्या रहे हैं। बाद में कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है विद्यार्थियों में कि उनको उत्तर के अंत में, निष्कर्ष के अंत में उनको पता चलता है कि अरे यार, जो पूछा गया है उससे अलग हम समझ गए और उससे अलग हम उत्तर दे दिए। तो इससे क्या हो गया, आपका उत्तर भी खराब हो गया, आपका समय भी बर्बाद हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहला जो यहाँ पर कीवर्ड है वो है कि नव मध्यम वर्ग, ठीक है। नव मध्यम वर्ग का उभार हो रहा है किस परिप्रेक्ष्य में? तो उपभोक्ता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर? तीसरा कि टीयर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है। यहां पर 3 कीवर्ड हैं और तीनों के आधार पर आपको उत्तर का विस्तार करना होगा। नव मध्यम वर्ग का उभार हो रहा है किसके परिप्रेक्ष्य में? तो उपभोक्ता संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में। कंज्यूमर कल्चर, है ना। कंज्यूमर कल्चर का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। साथ ही टीयर 2 शहरों का विकास हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा कि आखिर यहाँ पर टीयर 2 शहरों का मतलब क्या हुआ, और तब फिर आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा, वो ऐसे कि निवेश, है ना, निवेश कहाँ किया जा रहा है? निवेश किया जा रहा है मध्यम वर्ग के द्वारा, ठीक है। कहां पर? तो फिर टीयर 2 शहरों में, ठीक है। टीयर 2 शहरों का मतलब क्या हुआ? टीयर 2 शहरों का मतलब हुआ कि वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख तक के बीच है ना। 50,000 से लेकर करके 1 लाख तक की जो जनसंख्या वाले शहर हैं वो सामान्य पर टीयर 2 शहर के अंतर्गत माने जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर निवेश की स्थिति देखी गई, है ना। स्टार्टअप्स के द्वारा या फिर कंपनियों के द्वारा, छोटी कंपनियों, बड़ी कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की स्थिति देखी गई। साथ ही कंपनियों का संचालन इस तरीके से किया गया, कहां पर? तो टीयर 2 शहरों में, है ना। साथ ही यहां पर रियल एस्टेट की भूमिका भी देखी गई। टीयर 2 शहरों में रियल एस्टेट ने बहुत व्यापक स्तर पर काम किया है हाल के समय में। साथ ही यहां पर रोजगार में वृद्धि हुई, है ना। अब ये सारी बातें जुड़ रही हैं टीयर 2 शहरों के साथ में, ठीक है। और टीयर 2 शहरों का विकास हो रहा है किसके जरिए? तो जो नव मध्यम वर्ग है उसके जरिए। क्लियर? अब ये जो नव मध्यम वर्ग है ये यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर निवेश हो रहा है, कंपनियों का संचालन हो रहा है, यहाँ पर छोटे मोटे कल कारखाने खुल रहे हैं, है ना, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, स्टार्टअप्स यहाँ पर खुल रहे हैं, तो यहाँ पर लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, है ना। और ये सभी लोग नव मध्यम वर्ग के अंतर्गत गिने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। नए मध्यम वर्ग का यहाँ पर उभार हो रहा है, स्टार्टअप का भी विकास हो रहा है यहाँ पर, और इस सब के कारण टीयर 2 शहरों का विकास जो है वो और व्यापक हो रहा है, ठीक है ना। कैसे हो रहा है? इन सब के प्रभाव स्वरूप क्या होता है कि जब यहां पर एक दूसरे से हर चीज जुड़ा हुआ है, कैसे? आर्थिक विकास, है ना, क्रय शक्ति क्षमता में बढ़ोतरी,
है कि नहीं। फिर उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा, ठीक है ना। ये चीजें यहां पर जुड़ी हुई हैं। आर्थिक विकास हुआ कहां पर, तो टीयर 2 शहरों में। इसके साथ ही क्रय शक्ति क्षमता में बढ़ोतरी, लोग यहाँ पर रोजगार करने लगे तो लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हुई। जब क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हुई तो फिर वे उपभोक्ता संस्कृति को फॉलो करने लगे, उसको प्रोत्साहित करने लगे, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बात हो रही है टीयर 2 शहरों की, यही मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात नहीं हो रही। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात नहीं हो रही है, बल्कि टीयर 2 शहर की बात हो रही है ना। जैसे कि बनारस की बात हो रही है, जैसे कि कानपुर की बात हो रही है, जैसे कि इलाहाबाद की बात हो रही है ना। तो इन सब ऐसे शहरों में जब इन चीजों का आर्थिक विकास जब होता है तो इसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है क्रय शक्ति पर, और इसके साथ ही उपभोक्ता संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से उपभोक्ता संस्कृति में क्या हो रहा है, तो मॉल, फूड कोर्ट, है ना, इन सब की जो प्रवृत्ति है, इन यहाँ पर इनका विकास तेजी से हो रहा है ना। साथ ही जो सामाजिक दर्जा है लोगों का, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है ना। सोशल स्टेटस जो है और बेहतर हो रहा है, और यह एक तरीके से, यह जो उपभोक्ता संस्कृति है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि स्टेटस सिंबल ये बनता जा रहा है कि हाँ भाई, वह व्यक्ति या वह जो परिवार है बहुत अच्छे तरीके से रहता है, वो मॉल में जाता है, वो मॉल से ही कपड़े खरीदता है, वो ब्रांडेड कपड़े ही खरीदता है ना, वो अच्छी जगहों पर ही खाना खाता है, वो रेडी का सामान नहीं लेता है ना। तो इस तरीके से यह जो एक कल्चर है, यह कल्चर यहाँ पर डेवलप हुआ है और इन सभी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन एक जो दूसरा पहलू है इस पूरे घटनाक्रम में, यह भी है कि इसका एक निगेटिव असर भी पड़ता है ना। निगेटिव असर कैसे पड़ता है कि जब उपभोक्ता संस्कृति बहुत अधिक व्यापक हो जाएगी तो वह फिजूल खर्ची को बढ़ावा देगी, और सामाजिक स्तर को मेंटेन करने के लिए यह जो फिजूल खर्ची है और अधिक व्यापक होती चली जाती है, और इसके चलते बचत की जो टेंडेंसी होनी चाहिए अपने भविष्य के लिए, उसमें गिरावट की स्थिति देखी जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, और इसके आधार पर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। टीयर 2 शहरों के बारे में आप बताइएगा कि टीयर 2 शहर का मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर नव मध्यम वर्ग किस तरीके से पनप रहा है। नव मध्यम वर्ग जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि उभार हो रहा है ना। तो उभार जो हो रहा है वह कैसे उभार हो रहा है, क्यों उभार हो रहा है, तो आपको यही बताना होगा कि जो कंपनियों का संचालन इन क्षेत्रों में किया जा रहा है, रियल एस्टेट यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, क्यों डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको सस्ती ज़मीन, सस्ती मजदूरी यहाँ पर उनको देने की स्थिति हो रही है। इनको बहुत अधिक भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ रही है, बहुत अधिक खर्च इनको नहीं करना पड़ रहा है। इनको आसपास के इलाके में ही सस्ते वेतन पर मजदूर मिल जा रहे हैं, जो भी अन्य सामग्रियाँ हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो इस लिहाज से इनका यहाँ पर विकास हो रहा है और यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ ही जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब ये सभी उद्योग धंधे कंपनी जब स्थापित हो रही हैं, संचालित हो रही हैं, तो फिर वहाँ पर काम करने के लिए लोग भी आ रहे हैं, और जब वो लोग आ रहे हैं तो उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि जो क्रय शक्ति क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्रय शक्ति जब बढ़ेगा तो फिर उसमें जो उसका इम्पैक्ट है वो उपभोक्ता संस्कृति के स्तर पर देखा जा सकता है, और ये सारी चीज़ें फिर एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका एक वाजिब उत्तर लिख सकते हैं कि इसमें जो पूछा जा रहा है कि किस तरीके से संबंधित है, तो यह पूरा का पूरा संबंध आप इसके माध्यम से बता सकते हैं, है ना। यहाँ पर टीयर 2 शहरों के बारे में आपको जरूर बताना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका एक दो उदाहरण भी देना होगा, क्योंकि जब हम अपनी बातों को उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं तो आप अपने उत्तर को पुष्ट कर रहे होते हैं कि भाई देखिए इसमें ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बात यूं ही बोलते चले गए, इसमें तथ्य के आधार पर हम अपनी बात पुष्ट करेंगे। क्लियर। तो ये सारी बातें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगला सवाल अब हम देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि
भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत इन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? देखो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है ना। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जनजातीय समुदायों की विविधता, एक तो कीवर्ड ये हो गया, ठीक है। भारत में कई सारी जनजातियां हैं, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, है ना। भारत का जो नक्शा है, उस नक्शे को यदि आप अपने दिमाग में एक खाका के तौर पर खींचेंगे तो भारत के हर हिस्से में जनजातियां रहती हैं। इक्का दुक्का ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां पर जनजातियां बिल्कुल नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम जो भारत का हिस्सा है वहां पर जनजातियों का वास है। क्लियर? तो जनजातीय समुदायों की विविधता है, ठीक है। इसको देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ में इन्हें हम किसी एकल श्रेणी में रख सकते हैं, इनको हम मान सकते हैं, है ना। यानी कि विविधता तो है, जनजातीय विविधता तो है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हें कौन सी ऐसी कैटेगरी में रख सकते हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि ये सभी उस कैटेगरी के अंतर्गत समाहित हो सकते हैं, है ना मजेदार सवाल। यानी कि विविधता भी है और यहाँ पर एक सिंगुलर कैटेगरी भी दर्शाई जा रही है, ठीक है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न को अब हमें समझना होगा और इसके आधार पर ही इसका उत्तर देना होगा। तो पहली बात तो आप ये लिखिए कि देश के कई हिस्सों में विभिन्न जनजातियों की उपस्थिति है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं जहां कई सारी जनजातियां, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जो सामाजिक मुद्दे हैं इसमें भी जनजातियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण खंड है, उसके बारे में पढ़ना होता है भारत की जनजातियों के संदर्भ में। तो कुछ जनजातियों का उदाहरण भी दीजिए, यदि आप कर सकते हैं तो वहां उसमें आप भारत का एक नक्शा बनाते हुए और उसमें लोकेट भी कर सकते हैं, नंबरिंग के आधार पर लोकेट कर दीजिए कि यहाँ पर ये जनजातियां पाई जाती हैं, है ना। तो इस आधार पर आप बता सकते हैं कि विभिन्न जनजातियों की उपस्थिति है, ठीक है। अब विविधता है तो उनके रहन सहन में, उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में विविधता की स्थिति, डाइवर्सिफिकेशन की स्थिति देखी जाती है ना। मान लो कि दक्षिण भारत में कोई जनजाति है, तमिलनाडु में कोई जनजाति है, तो ये जरूरी तो है नहीं कि उस जनजाति का जो रहन सहन है, उस जनजाति की जो अपनी बातचीत की जो शैली है, रहन सहन की जो शैली है, वह शैली पश्चिमोत्तर भारत या फिर पूर्वोत्तर भारत में रहने वाली जो जनजाति है उससे हूबहू मिलती हो, ऐसा तो संभव नहीं है ना। जनजाति जो छोड़ो, जो सामान्य लोग हैं उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति नहीं मिलती है, ये तो जनजाति ही है कि नहीं। तो यहाँ पर भाषा, संस्कृति, रहन सहन के आधार पर विविधता की स्थिति देखी जाती है, ठीक है। तो ये आप बता दीजिएगा कि विविधता किस आधार पर देखी जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर देखना होगा कि भाई एकल श्रेणी से जो जुड़े हुए तत्व हैं वो क्या निकलकर सामने आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबको एक खांचे में रखना है, एक बक्से में रखना है। तो वह बड़ा बक्सा क्या है जिसके अंतर्गत इन सभी जनजातियों को हम फिट कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला तो यह है दोस्तों कि ये सामान्य तौर पर शिकारी और घुमंतु जीवन जीते हैं, है ना। जो भी जनजातियां हैं भारत की, वो सामान्य तौर पर शिकारी और घुमंतु जीवन जीते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखने ला कि भारत का मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी भाई शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जनजातियां रहती हैं वो इसमें शामिल नहीं है, वो भी इसमें शामिल है। शोम्पेन जनजाति भी इसमें शामिल है, बहुत प्रसिद्ध जनजाति मानी जाती है, कहाँ पर की, तो अंडमान निकोबार की, है ना। तो ये सभी जनजातियां इसमें शामिल है। तो ये सामान्य तौर पर शिकारी और घुमंतु जीवन जीते हैं, ठीक है। ये इनका जो एक शुरू से आधार रहा है यही रहा है और इसको आज भी ये कैरी ऑन किए हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं और इसमें किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ करने की आवश्यकता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, वन से इनका सहसंबंध सामान्य तौर पर देखा जाता है ना। वन से इनका सहसंबंध है,
जो वनोपज होते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका ये उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, खाते हैं, बेचते हैं, है ना, उससे कोई सामान बनाते हैं, उन सामानों की बिक्री भी की जाती है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्लियर कि वन से इनका सहसंबंध देखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन विकास परियोजनाओं का इनके ऊपर असर भी देखा गया है, ठीक है। विकास परियोजनाएं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जा रही हैं, निर्मित की जा रही हैं, उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो इसके कारण उनके जीवन पर असर पड़ रहा है, ठीक है ना। साथ ही जो उनका वन अधिकार है, वन अधिकार पर प्रश्न चिन्ह भी लगता हुआ दिखता है, उनके फॉरेस्ट राइट पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखता है कि जो वन उनका घर होता था वो आज के समय में उनका घर नहीं रह रहा है, और ऐसे में का उनके अस्तित्व को लेकर के खतरे की स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो वनोन्मूलन की स्थितियां देखी गई हैं, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आती है। साथ ही अवैध जो व्यापार किया जाता है वन्य प्राणियों के अंगों का, और साथ ही अवैध तौर पर जो वनों की कटाई भी की जाती है, लकड़ियों को बेचा जाता है, इसके कारण से इनके जीवन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा है ना। तो ये सभी स्थितियां यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साथ ही इनके भूमि स्वामित्व को लेकर के भी खतरे की स्थिति देखी जाती है ना। तो ये सभी जो डायमेंशंस हैं, ये सभी डायमेंशन आप एक एक करके बताइएगा, उसमें 5-5 बिंदु भी, 5-5 लाइन भी यदि आप लिख दीजिएगा तो एक बेहतर उत्तर बन सकता है कि इसमें क्या क्या बातें निहित हैं, क्या क्या बातें इसमें शामिल की हैं। इसको आप अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हैं, है ना। तो और इसके आधार पर आप इस प्रश्न का एक उत्तर दे सकते हैं कि भाई ये जो विविधता है, इसको देखते हुए हम इसे इस तरीके से हम एकल श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है ना। इस एकल श्रेणी के अंतर्गत कुछ तो सकारात्मक पक्ष हैं और कुछ यहाँ पर नकारात्मक पक्ष भी दिख जाते हैं। निष्कर्ष में आपको बताना चाहिए कि इन सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के आधार पर ही हमें जांच सकते हैं कि हम इनके बेहतरी के लिए क्या कुछ उपाय करें ताकि ये अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। क्लियर? इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये 15 नंबर का था और 250 शब्दों में इसका उत्तर देना था। फिर से वही बात कि प्रश्न में क्या पूछा गया है ये समझिए और उसके आधार पर उसका उत्तर फ्रेम कीजिए। उत्तर की फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। यदि आप उत्तर की फ्रेमिंग नहीं करेंगे तो फिर आप सही तरीके से प्रॉपर वे में उत्तर नहीं लिख पाएंगे। उत्तर की फ्रेमिंग का मतलब वही हुआ कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, है ना। परिचय, सामग्री जो मेन कंटेंट है वो, और साथ ही निष्कर्ष, हमें किसमें क्या देना है ना। खिचड़ी नहीं पकानी है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा उसमें दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र और धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए, है ना। ये 4 शब्द हैं, जाति है, क्षेत्र है और धर्म है, और इसके समानांतर पंथ की क्या विशेषता है इसके बारे में बताना है। यानी कि पंथ का इन तीनों के साथ में जो संबंध है, जो सरोकार है, उसके बारे में आपको बताना है कि जाति के संदर्भ में पंथ की विशेषता, क्षेत्र के संदर्भ में पंथ की विशेषता और धर्म के संबंध में पंथ की विशेषता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस लिहाज से जो पंथ है उसका मतलब आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि पंथ यहां पर मेन कीवर्ड है। ठीक है, पंथ की विशेषता बतानी है तो पंथ का मतलब आपको यहां पर समझाना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई देखिए पंथ का मतलब ये होता है, ताकि परीक्षक को ये सेंस चला जाए कि हाँ बच्चे ने प्रश्न को समझ लिया है। ठीक है, अब ये इसका उत्तर सही तरीके से दे सकता है। तो पंथ का अर्थ यहां पर आप बताइएगा, है ना। क्या होता है भाई पंथ का अर्थ, क्या होता है, क्या होना चाहिए? तो यहां पर ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी, इसको मैं
डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं, इसको आप वाक्य में इलैबोरेट कर सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं वाक्य में। आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी बड़े समूह में जो उसका उपखंड है, सब सेक्शन है ना, वह सब सेक्शन किसी कारणवश यदि वो अलग हो जाता है इस समूह से, इसी समूह से अलग हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? पंथ, है ना, पंथ यह कहलाएगा। ठीक है ना, क्यों कहलाएगा पंथ और क्यों अलग हो रहा है? तो विचारधारा के स्तर पर यदि विषमता की स्थिति देखी जा रही है, जो ये चाह रहे हैं उससे ये अलग मत रखते हैं, अभिमत रखते हैं, है ना, तो ये मान लो कि पुरातन पंथी हैं और ये मान लो कि कुछ नई बातें सोच रहे हैं, नई बातें इसको ये अपनाना चाहते हैं, जबकि जो ये है, जो बड़ा सा जो गोला है, बड़ा सा जो ग्रुप है, वो इसको फॉलो नहीं करना चाहता है। तो ये हो सकता है कि अपना एक अलग राह ले ले और इसको हम कहेंगे पंथ। ये अपना अलग राह ले लिया। अब यह जो स्थिति है, यह स्थिति जाति के स्तर पर भी देखी जाती है, क्षेत्र के स्तर पर भी देखी जाती है और धर्म के स्तर पर भी देखी जाती है। सामान्य तौर पर हम पंथ की बात धर्म के स्तर पर करते हैं, पंथ निरपेक्षता, है ना, पंथ निरपेक्षता या फिर धर्म निरपेक्षता के सेंस में हम लोग इसका जिक्र करते भी हैं। तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि पंथ की उत्पत्ति के कारक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो यह है कि परिवर्तन की अपेक्षा करना, ठीक है। दूसरा ये कि व्यवस्था की पुनर्व्याख्या करना। किसी भी बड़े समूह में जो व्यवस्था बहुत लंबे समय से चल रही है, उसको यदि कोई भी छोटा सा समूह, उसी में से एक छोटा सा जो खंड है, वह चाहता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने की जरूरत है समय और परिस्थिति के हिसाब से, तो और वह बदलाव नहीं होता है, उसकी पुनर्व्याख्या नहीं की जा सकती है, तो फिर वह चाहता है कि हम इससे अलग अपना एक सब सेक्शन बना लें, है ना। और इसी को क्या कहा गया है, यहाँ पर पंथ की संख्या दी गई है, यानी कि यह जो पंथ है वह उस ग्रुप के अंतर्गत ही है, लेकिन वह उससे अलग जो है काम करेगा। क्लियर? तो जाति, क्षेत्र और धर्म, इन तीनों के कंटेक्स्ट में इसको देखे जाने की आवश्यकता है और इसी के आधार पर यह सवाल बना है। तो पहला तो खंड यही हो जाएगा कि आप पंथ का अर्थ बता दीजिए। इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से भी आप उसको शो कर सकते हैं, ताकि जो परीक्षक है उसको क्लैरिटी हो जाए कि ये क्या कहना चाहता है। जाति और पंथ के आधार पर देखें तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर उन्नति, मांग में बढ़ोतरी जो स्थितियां हैं, वो यहाँ पर जाति के अंतर्गत पंथ को विभेदित करती हैं, है ना। क्या? तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उन्नति, ठीक है ना। एक ही जाति के अंतर्गत कई छोटी छोटी उपजातियां बन जाती हैं, ठीक है। उनकी अलग यदि डिमांड है, कुछ एक छोटा सा समूह है उस किसी जाति में, तो उनकी अलग डिमांड है, उनकी अलग मांग है, और वो जहाँ पर रह रहे हैं उनकी अपनी परिस्थितियाँ हैं। तो उन परिस्थितियों के आधार पर वो चाहते हैं कि हम जीवन जिएं और बाकी चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से जीवन जिएं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में बिखराव होगा, है ना। और यह जो बिखराव है वो यहाँ पर पंथ के तौर पर, जाति के अंतर्गत पंथ के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्षेत्र और पंथ के आधार पर यदि हम बातचीत करें तो क्षेत्र के स्तर पर भी यदि हम बिखराव देख रहे हैं, एक अलग अलग खंड देख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि भाई यह क्षेत्रीय स्तर पर पंथ के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे कि गुर्जर, जाट, मराठा, गोरखा, है ना, ये सभी क्षेत्रीय स्तर पर पंथ को दर्शाते हैं, है ना। जैसे कि एक और मैं उदाहरण दूं कि पूर्वोत्तर भारत में जो लोग रहते हैं उनमें एक अलगाववादी भावना पनपती रहती है ना। और उसमें सामान्य तौर पर जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनमें, है ना, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं उनमें इस तरीके से अलगाव की भावना बनती है, पनपती है। तो ये भी चाहते हैं कि हम एक अलग अपना राह अपना ले। अपनी राह यदि हम अलग अपनाएंगे तो जो भी ये राह अपनाएंगे वही एक नया पंथ बन जाएगा, है कि नहीं।
क्योंकि ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हम काम करें, और जो जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं वह क्षेत्र इनको अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है कि आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से आप रहिए, और इस कारण से यह जो अलगाव है, यह अलगाव की स्थिति देखी जाती है ना। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही धर्म और पंथ के स्तर पर तो कहना ही क्या, धर्म और पंथ के स्तर पर तो कई सारे उदाहरण हैं जिसको आप यहाँ पर ले सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। हिंदू धर्म में ही कई न जाने कितने सेक्ट्स, कितने संप्रदाय बने, है ना। बौद्ध धर्म में न जाने कितने संप्रदाय बने, हीनयान, महायान, है कि नहीं, अस्थावीर, महासंघिक, है कि नहीं। जैन धर्म में न जाने कितने संप्रदाय बने, श्वेतांबर, दिगंबर। हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त, लिंगायत, वीरशैव, है ना। ये सभी जो संप्रदाय हैं, ये संप्रदाय क्या दर्शाते हैं कि अपने अपने धर्म में विचारधारा के स्तर पर, अवस्थिति के स्तर पर, परिस्थिति के स्तर पर यदि टकराहट देखा गया, एक अलगाव की स्थिति देखी गई, तो एक अलग पंथ वो बन गया, है ना। और इसके आधार पर आप जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर यहाँ पर पंथ की विवेचना कर सकते हैं। पंथ को हम यहाँ पर पहले ही मोटे तौर पर समझ चुके हैं कि पंथ का यहाँ पर दरअसल मतलब क्या कहना चाह रहा है ना। और इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, इन तीनों के आधार पर अलग अलग बताते हुए, दर्शाते हुए, है ना। यह यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये एकदम उत्तर वही नहीं है ना। मैं आपको कीवर्ड के तौर पर, एक मॉडल के तौर पर, एक फ्रेम के तौर पर कि उत्तर की फ्रेमिंग कैसे होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पूरा का पूरा वाक्य लिखा हुआ नहीं है ना। तो आप भी अपने स्तर पर इस तरीके से फ्रेमिंग करना सीख सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी आप आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठें तो आप इसका लाभ उठा सकें। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल देखो, बहुत ही मजेदार सवाल है, अपने आप में बहुत ही रोचक सवाल है, और यह तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इजी सवाल है। 15 नंबर का यह सवाल था और 250 शब्दों में इसका उत्तर देना था। क्लियर? सवाल क्या था? क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? तर्क संगत उत्तर दीजिए। क्लियर? तो यहां पर 3 शब्द फिर से आ गए हैं, सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता। ठीक है, क्या ये मुख्य तत्व है? पूछा जा रहा है आपसे कि क्या ये मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? यहां पर धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप की बात चल रही है भाई, है ना। धर्मनिरपेक्षता का और कोई रूप नहीं बल्कि भारतीय रूप, है ना। तो भारतीय रूप क्या है धर्मनिरपेक्षता का, यह भी आपको समझाना पड़ेगा, और उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये सही में इसका निर्माण करते हैं या फिर कुछ दिक्कत है ना। और तब आपका जो उत्तर है यह यहाँ पर फुलफिल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप सबसे पहले बताइए कि भाई भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जिक्र प्रस्तावना में किया गया है ना। ये आप सबसे पहले बताइए, क्योंकि आपको धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप के आधार पर उत्तर देना है। तो पहली बात तो यही है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा की गई है ना। आप चाहें तो संशोधन का जिक्र भी कर सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है यह प्रस्तावना में जोड़ा गया था। साथ ही सभी धर्मों के साथ समान भाव की भावना यहाँ पर देखी जाती है, सर्वधर्म समभाव, है ना। सर्व धर्म समभाव। क्लियर? साथ ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था भी की गई है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। हर एक अनुच्छेद के बारे में बताना नहीं है, इसमें आपसे अनुच्छेद नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आप संकेत के तौर पर बताइए कि भाई भारतीय संविधान में, भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है वह कुछ इस आधार पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। क्लियर? अब हम जो भी शब्द हैं सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता, इन तीनों के आधार पर इसकी व्याख्या कर देंगे
और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब यहाँ पर क्या है? भारतीय संस्कृति की पहचान को यह दर्शाता है ना। यह भारतीय संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे वह मुगल काल हो, चाहे वो ब्रिटिश शासन हो, भारत ने हमेशा सहिष्णुता को प्रश्रय दिया है ना। मौर्य काल की यदि हम बात करें तो उस समय सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने सहिष्णुता को बहुत बड़े स्तर पर प्रश्रय दिया। वो खुद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी भी धर्म के साथ में कोई भी कोताही, कोई भी पक्षपात की स्थिति को तवज्जो नहीं दिया, उसको वरीयता नहीं दिया। उन्होंने सभी धर्म को महत्व दिया, सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं सहिष्णुता के स्तर पर, एक उदाहरण के तौर पर, है ना। तो मौर्य काल, मुगल काल या फिर उसके आगे जो अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, तो ऐसा भी नहीं है कि अंग्रेजी शासन शुरू हुआ तो ईसाई धर्म के साथ भारत ने कोई दुर्व्यवहार किया, है ना, भारत के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, ऐसा कदापि नहीं किया गया। चाहे कोई भी धर्म हो, यहूदी धर्म का भारत में आगमन हुआ हो, ईसाई धर्म का भारत में आगमन हुआ हो, इस्लाम धर्म का आगमन हुआ हो, कोई भी धर्म हो, उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार की स्थिति नहीं की गई, सहिष्णुता को तवज्जो दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं, है ना, इन सभी के बारे में जो मैंने आपको बताया ही कि मौर्य काल, मुगल काल, अंग्रेजी शासन या फिर अन्य कोई भी धर्म भारत में आया हो, उसके साथ कभी भी भेदभाव की नीति नहीं अपनाई गई भारत की जनता के द्वारा, और एक समभाव की नीति को अपनाने की कोशिश की गई, सभी को यहाँ पर सम्मान देने की कोशिश की गई। यह भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है भाई। तो इसे यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। दूसरा, सम्मिलन, है ना, सम्मिलन को अंग्रेजी में एसिमाइलेशन कहते हैं। तो भारत में गंगा जमुनी तहजीब को महत्व दिया गया है। गंगा जमुनी तहजीब यानी कि गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो, इन सभी को महत्व दिया गया है। ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव किया गया है कि नहीं। सभी को यहाँ पर अपनाने की कोशिश की गई है, किसी को यहाँ पर दुत्कारा नहीं गया है। ये बड़ी बात है। आप ईद भी मनाते हैं, आप होली भी मनाते हैं, आप ईद में भी छुट्टी लेते हैं, आप होली में भी छुट्टी लेते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि नहीं भाई यह व्यक्ति हिंदू धर्म से है तो इसको ईद में छुट्टी नहीं मिलेगी, यह व्यक्ति मुस्लिम धर्म से है तो इसको होली में छुट्टी नहीं मिलेगी, है कि नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, और यह नहीं होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की यही तो पहचान है ना। भारत जो है कंपोजिट कल्चर, समासिक संस्कृति को भारत महत्व देता है, और इसी का यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। साथ ही पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक पक्ष को भी भारत ने प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है? तो योग, है, योग जो है आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर माना जाता है, जाना जाता है कि नहीं। तो इस लिहाज से भारत का जो एक सांस्कृतिक प्रभाव है ये यहाँ पर दिखता है। क्लियर। भारत में जो साधना, मेडिटेशन है, यह मेडिटेशन आज पश्चिम में एक महत्वपूर्ण मेडिसिन के तौर पर उपयोग में लाया जाता है ना। मेडिटेशन कहें या फिर साधना कहें, है ना। ये सारी बातें आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं और इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बहुलता की बात करते हैं। बहुलता यानी कि प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म यहाँ पर क्या है भाई? बहुलता का मतलब क्या हुआ? तो लैंगिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर जोर देना। बहुलता, सभी लोगों को हम महत्व देंगे। वसुधैव कुटुंबकम को यहाँ पर तवज्जो देने की बात की जा रही है कि धार्मिक आधार पर, लैंगिक आधार पर पुरुष स्त्री के बीच में हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। ट्रांसजेंडर को भी हम समान अधिकार देंगे। ऐसा न हो कि हम उनके साथ भेदभाव रखेंगे। निःशक्त जनों को भी हम अधिकार देंगे, है कि नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति को भी हम अधिकार देंगे। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको भी हम फुलफिल करेंगे। उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने को प्रोत्साहित करेंगे।
और उसके आधार पर हम नियम कानून बनाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक आधार पर भी और क्षेत्रीय आधार पर भी भेदभाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस लिहाज से आप यहाँ पर बहुलता के आधार पर ये बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तर्क संगत उत्तर देना है कि सहिष्णुता, सम्मेलन और बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों के बारे में जिक्र कर दिया, ये इनका मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से काम करते हैं और धर्मनिरपेक्षता के स्तर पर वो किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा जो आलोचना है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो जो नकारात्मक स्थितियां हैं वो भी बताने की आवश्यकता है कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी भी छोटे मुद्दे को लेकर करके सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति सामने आ जाती है, और यह हमारे देश की सामाजिक संस्कृति के लिए, हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए कतई सही नहीं है। इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है और सौहार्द की भावना को और व्यापक तौर पर बढ़ाने की आवश्यकता है ना। तो ये सभी जो है काम कौन करेगा? जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं, वो तो करेंगे ही, और साथ ही जो धार्मिक नेता हैं वह भी अपने स्तर पर काम करें, तभी जो यह सौहार्द की भावना है यह व्यापक तौर पर प्रचारित और प्रसारित की जा सकती है। ये इस तरीके से आप इसका एक उत्तर निष्कर्ष के तौर पर दे सकते हैं। चलिए अब हम एक जो अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल को देख लेते हैं, जो कि सामाजिक मुद्दे के कंटेक्स्ट में पूछा गया था। टोटल 6 सवाल थे इस बार के आईएएस मुख्य परीक्षा में। 5 सवाल के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ये अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल क्या है ये भी देख लीजिए। सवाल है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, रोचक सवाल है। ये भी 250 शब्दों में उत्तर देना था और 15 मार्क्स का यह सवाल था। अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण और नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में बताना है। तो भूमंडलीकरण एक महत्वपूर्ण कीवर्ड हो गया, नए तकनीक एक महत्वपूर्ण कीवर्ड हो गया, और अपर्याप्त संसाधन की दुनिया ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। और इसी के आधार पर भारत के विशेष संदर्भ में इनके बीच का जो रिश्ता है, भूमंडलीकरण और नए तकनीक के बीच का जो रिश्ता है, ये आपको समझाना है। तो भूमंडलीकरण के बारे में आप बताइए। सबसे पहले भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के साथ में सहयोग और समन्वय की जो स्थिति है, देश के स्तर पर और साथ ही कल्चर के स्तर पर, केवल आर्थिक स्तर पर ही भूमंडलीकरण नहीं बल्कि कल्चर के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर भी भूमंडलीकरण की स्थिति देखी जा रही है ना। रीति रिवाजों को अपनाया जा रहा है, रीति रिवाजों को एक्सचेंज किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है रीति रिवाजों का, है ना। पश्चिमी अर्थव्यवस्था का भारत की अर्थव्यवस्था में सम्मिलन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है पश्चिम की अर्थव्यवस्था के साथ में मिल रही है। तो ये सभी स्थितियों को आपको भूमंडलीकरण के स्तर पर बताना होगा, दर्शाना होगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर नई तकनीकों का विकास, इसके बारे में बताना होगा कि नई तकनीकों का विकास का मतलब क्या हुआ। नई तकनीकों का विकास का मतलब जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन तकनीक, है ना, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन सब को आप यहां पर बता सकते हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यह भी एक महत्वपूर्ण तकनीक के तौर पर सामने आया है, ठीक है। और यह जो है सोशल मीडिया जो है, यह तो भूमंडलीकरण में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, ठीक है। भूमंडलीकरण को आप यहाँ पर आर्थिक और सांस्कृतिक, इन दोनों के आधार पर आप इसका विस्तार कर सकते हैं, ठीक है।
भूमंडलीकरण को आप मोटे तौर पर ऐसा समझिए कि समन्वय, है ना, समन्वय किस चीज का, तो आर्थिक आधार पर और सांस्कृतिक के आधार पर, दोनों आधार पर समन्वय, एक देश का दूसरे देश से, एक समाज का दूसरे समाज से, ठीक है। अब हम इसे ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या कुछ देखा जा रहा है। भूमंडलीकरण और नई तकनीक के विकास को आपस में जोड़ते हुए समझना है और भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में इसको देखना है। तो जहां एक तरफ नवाचार को महत्व मिला है, इनोवेशन को महत्व मिला है ना, हर स्तर पर नई तकनीकों का जो विकास हो रहा है, फेसबुक का उपयोग किया जा रहा है, तो ट्विटर का उपयोग किया जा रहा है, टेलीग्राम का उपयोग किया जा रहा है, इंस्टाग्राम का उपयोग किया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, स्टार्टअप का विकास हो रहा है। ये सभी बातें यहाँ पर नवाचार के कंटेक्स्ट में आप लिख सकते हैं। इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि इस तरीके से नवाचार को महत्व मिला है आज के संदर्भ में। तकनीकी समर्थन से कार्य प्रणाली में क्या आई है, तेजी आई है, निश्चित तौर पर तेजी आई है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी देखी गई है, ठीक है। लेकिन एक निगेटिव इंपैक्ट ये भी देखा गया है कि इससे डिजिटल डिवाइड की स्थिति भी सामने आई है। डिजिटल डिवाइड, एक तबका जो है वह परिपूर्ण हो गया है नई तकनीकों का उपयोग करने से, और जो दूसरा तबका है उसे मोबाइल चलाना भी नहीं आता, उसके पास 4G और 5G क्या 2G भी उसको मिल जाए तो यह भी बड़ी बात हो, 2G भी उसको मिल जाए तो यह भी बड़ी बात होगी, है ना। तो इस लिहाज से जो डिजिटल डिवाइड की स्थिति है, यह एक यहाँ पर गैप के तौर पर सामने आती है। साथ ही तकनीकी उपनिवेश को भी बढ़ावा मिलने की स्थितियां देखी जाती हैं। तकनीकी उपनिवेश, टेक्निकल कॉलोनियलिज्म, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई देश आप पर हावी हो रहा है तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी कि आप उसके नियंत्रण में आ रहे हैं, क्योंकि वह तकनीक केवल उसी के पास में है, आपके पास में है नहीं। वह जो कहेगा, जैसा कहेगा, आपको उसका अनुसरण करना पड़ेगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यह जो तकनीकी उपनिवेशवाद की स्थिति है, यह भी यहाँ पर भूमंडलीकरण के सेंस में एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर सामने आती है ना। तो इन सभी बातों का जिक्र यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक स्तर पर कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसके आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमने सोशल इशू से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे IAS मेंस एग्जामिनेशन में, उस पर बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको बहुत लाभकारी हो सकती है, आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। आप इसके आधार पर अपना बेहतर तरीके से उत्तर लेखन अभ्यास कर सकते हैं। टॉपिक के अप्रोच को समझना है, क्वेश्चन के अप्रोच को समझना है, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो सिलेबस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेबस के हर एक बिंदु को ध्यान में रखना है ना, और उसके आधार पर आपको डायमेंशन को कैच करना है, डायमेंशन को नोट करना है, ताकि उससे यदि सवाल टकरा जाए तो आप उसका बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर खुले अप्रोच के साथ आपको अपनी तैयारी करनी है। एंसर राइटिंग का अभ्यास निरंतर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।